हेलो, जय हिंद। पिछली क्लास में हमने सेल कोशिका पार्ट 1 और कोशिका पार्ट 2 के वीडियो में हमने पूरी तरह कोशिका के अंग और गुणसूत्र के बारे में पढ़ लिया। आज हम लोग डीएनए और आरएनए को डिटेल से समझते हैं, यह क्या है और यह मानव में क्यों जरूरी है। तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड से बना है। न्यूक्लिक एसिड केंद्रक में पाया जाता है। अब इसे न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, इसलिए इसे न्यूक्लिक एसिड केंद्रक अम्ल कहते हैं। ठीक, न्यूक्लिक एसिड किस में पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड केंद्रक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में। और न्यूक्लिक एसिड केंद्रक के अलावा पूछेगा और किस अंग में पाया जाता है, तो केंद्रक के अलावा यह माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया और पादप कोशिका में यह लवक प्लास्टिड में पाया जाता है। लवक प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। अब डीएनए समझते हैं, डीएनए क्या है। एक वाल्डेयर ने न्यूक्लियस को जूम कर, देखिए मानव में हमारे असंख्य कोशिकाएं, कोशिका को जब जूम करके देखा गया तो उसमें क्या पाया गया? उसमें पाया गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को जब वाल्डेयर ने जूम करके देखा तो उसने गुणसूत्र को देखा। मानव में यह 23 जोड़ा 46 है। गुणसूत्र की यही आकृति थे। देखिए यह दो जोड़ा में है ना, यह दो जोड़ा में, इसलिए मानव के सभी अंग दो जोड़ा में ही पाए जाते हैं। यह भी दो जोड़ा में है। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज वाल्डेयर ने क्या? मानव में यह 23 जोड़ा 46 पाया जाता है। मानव में यह 23 जोड़ा 46 पाया जाता है। एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था कार्लसबर्ग। वाल्डेयर ने गुणसूत्र की खोज कर दी। इसको जूम करके उसने नहीं देखा। फिर आया कार्लसबर्ग, उसने गुणसूत्र को जूम करके देखा कि ससुरा इसमें है क्या, तो उसने पाया कि लच्छेदार यह चीज निकली, जिसे उन्होंने डीएनए कहा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसे डीएनए नहीं कहा, डीएनए ने कहा। ठीक, डीएनए की खोज सिर्फ कार्लसबर्ग ने किया। फिर उसके बाद वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए को जूम करके देखा, इसमें डबल स्ट्रैंड की संरचना पाई गई। जिस देखिए एक ऐसे और एक ऐसे। आरएनए में डबल स्ट्रैंड नहीं पाई जाती, इसे हम आगे तक देखेंगे। डीएनए में यह देखिए डबल पाया गया। तो डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज कार्लसबर्ग ने किया। लेकिन डीएनए की आकृति किसने बनाई? तो वाटसन एवं क्रिक ने इसकी आकृति बताई, इसकी आकृति। फिर आया जोहानसन ने डीएनए को जूम करके देखा तो उसमें इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर पाए, जिसे उन्होंने जीन कहा। अब समझते जीन क्या है। जीन देखिए जीन क्या है। पेट में बच्चा होता है तो 5 अंगुली कहाँ बननी चाहिए? 2 आंख ही होने चाहिए, दो हाथ ही होने चाहिए, 2 आंख ही होनी चाहिए। ये सब ससुरा किसको पता है? तो ये सब इसी जीन के अंदर, इसी डीएनए के अंदर जीन को पता है कि 5 अंगुली यहाँ बनेगा, 5 अंगुली इधर बनेगा, 5 अंगुली इधर। लेकिन कभी कभी डीएनए इंफॉर्मेशन हट जाता है तो आदमी देखते हैं छुंजूर हो जाता है, उसका 6 अंगुली हो जाता है। कभी कभी 3 आंख हो जाते हैं, तो कभी कभी पैर 2 निकल जाता है। तो वह किस कारण होता है? तो वह यही जीन के कारण होता है। परमाणु जो है, परमाणु बम आपने जानता है, जापान में जब नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा तो परमाणु बम इसलिए खतरनाक क्योंकि वह डीएनए के जीन के अंदर की इंफॉर्मेशन को उड़ा देता है, जिस कारण बोलते हैं कि 7 पीढ़ी लंगड़ा ही पैदा होता है। अभी भी आप हिरोशिमा और नागासाकी में जाकर देखेंगे तो वहाँ के अभी तक बच्चे कैसे पैदा होते हैं? वही झंगू टाइप विकलांगता पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु बम इसलिए कहता है क्योंकि वह जीन के इंफॉर्मेशन को ही हटा देता है। हम लोग आगे समझते हैं। ये देखिए जीन के, ये जो है एक डीएनए से दूसरे डीएनए के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम में होती है। ये रेयर ही पूछेगा, ये ऐसे नहीं पूछता, ये बहुत ही डिफली हो गया। अब समझते हैं ये कि देखिए जो चीज डीएनए और जीन में आ गया वो पक्का ही अगली पीढ़ी में आएगा। इसलिए जैसे देखिए परमाणु जो होता है वो तो इंफॉर्मेशन उड़ा गया, तो अगले पीढ़ी भी इंफॉर्मेशन उड़ते रहता है, इसलिए अगर 7वां पीढ़ी विकलांगता होती है। इसलिए जो चीज डीएनए और जीन में आ गया उसके अगले पीढ़ी में भी आएगा, इसलिए इसे आनुवंशिकता भी कहते हैं। जैसे देखिए हम जो ये चीज आपको पढ़ा है ये मेरे दिमाग ब्रेन में है,
दिमाग ब्रेन में है, लेकिन ये तो डीएनए जीन में, ये डीएनए जीन में, लेकिन अगली पीढ़ी जो आएगा, अगली मेरा जो बच्चा होगा उसमें तो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो डीएनए और जीन गया नहीं है। डीएनए जीन का ब्रेन में है, वो तो डीएनए जीन में नहीं है, इसलिए नहीं होता। जैसे पहलवान का बेटा पहलवान तो नहीं होगा, पहलवान की उसकी जो मोटाई है वो तो मांसपेशी में है, वो तो ब्रेन में है, वो तो मांसपेशी में है, डीएनए जीन में नहीं है ना, इसलिए पहलवान का बेटा पहलवान भी नहीं होता। डीएनए की ये जो आप संरचना देख रहे हैं, इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये जो है ये चीज, ये जो डबल स्टैंड होती है, इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और एक डीएनए और दूसरे डीएनए जहां आकर मिलती है उसे क्रोमोटिन कहते हैं, उसे क्रोमोटिन कहते हैं। अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड को डिटेल से पढ़े, तो अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड को समझते हैं। डीएनए में ही होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार का होता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, एक होता है फास्फेट। देखिए, न्यूक्लियोटाइड में पूछेगा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कई बच्चे जो हैं वो नाइट्रोजन बेस मार के आ जाते हैं, कई बच्चे नाइट्रोजन बेस मार के आ जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन बेस तो क्षारीय है। फास्फेट हुआ, फास्फेट का ही दूसरा रूप फास्फोरस होता है। तो न्यूक्लियोटाइड में पूछेगा कौन सा तत्व पाया जाता है डीएनए में, तो कौन होगा? फास्फेट, नाइट्रोजन बेस नहीं। ठीक, न्यूक्लियोटाइड दो प्रकार के, न्यूक्लियोसाइड, फास्फेट, इसे समझ गए। अब न्यूक्लियोसाइड दो प्रकार के होता है, शुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोसाइड दो प्रकार के, शुगर, नाइट्रोजन बेस। शुगर, आप बताइए डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाएगा? डीऑक्सी शुगर पाया जाता है, डीऑक्सी शुगर पाया जाता है। और आरएनए में राइबोस शुगर पाया जाता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर, डीएनए में याद रखने से एक है डी से डीऑक्सी राइबोस शुगर, और आरएनए में राइबोस शुगर, राइबोस आर से राइबोस शुगर। ठीक, इसे समझ गए। सो डीएनए में डीऑक्सी शुगर और आरएनए में राइबोस शुगर। अब नाइट्रोजन बेस होता है, नाइट्रोजन बेस दो प्रकार का होता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पायरेडमिन। एक होता है प्यूरिन, पायरेडमिन। देखिए प्यूरिन हल्का लग रहा है बोलने में, पायरेडमिन बात। तो नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के, प्यूरिन, पायरेडमिन। प्यूरिन दो प्रकार के होते हैं, एडानिन, ग्वानिन, एडानिन, ग्वानिन। और पायरेडमिन दो प्रकार के होते हैं, थाइमिन और सीटेमिन, अब समझते हैं। एडानिन और थाइमिन ये दोनों डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं। ये एडानिन और थाइमिन, ट्रिक याद रखने का है, ए बराबर टी और जी बराबर सी, ADGC। ठीक, एडानिन और थाइमिन, ट्रिक रखने की स्टार्ट है। एडानिन और थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोनिन ये दोनों ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से बने होते हैं। एडानिन और थाइमिन हाइड्रोजन बॉन्ड से बने होते हैं, और ग्वानिन साइटोनिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे स्ट्रक्चर से समझते हैं। देखिए ये जो है डीएनए, ये जो हुआ ये तो न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये न्यूक्लियोटाइड आज को हमने बताया था बीच में क्या होता है? सेंट्रोसिन। ठीक, सेंट्रोसिन होता है बीच में, और ये जो है ये तो न्यूक्लियोटाइड हुआ। इसी न्यूक्लियोटाइड में ऐसे करके ये दोनों बंधा होता है, किससे? एडानिन और थाइमिन से। और ये जो है ये दोनों बंधा होता है ग्वानिन और साइटोनिन से। अब आरएनए समझते हैं। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लियोसाइड। आरएनए तो आपको पता ही होगा, उसका सिंगल स्ट्रक्चर होता है। आरएनए का सिंगल, डीएनए का डबल स्ट्रक्चर होता है, आरएनए का सिंगल स्ट्रक्चर होता है। आरएनए में बस आप यहाँ पर थाइमिन हटा के यूरेसिन लगा देंगे तो ये पूरा बन गया, ये हो गया पूरा आरएनए की स्ट्रक्चर। बस यहाँ पर क्या करेंगे? थाइमिन हटा के हम यूरेसिन लगा देते हैं तो ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। आप लोग डीएनए को समझे होंगे। अब हम लोग आरएनए को समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया कि आरएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है? राइबोस शुगर। और कौन सा बेस पाया जाता है? मतलब नाइट्रोजन बेस में हम किसे बदल कर आरएनए बना लेते हैं? तो थाइमिन के स्थान पर बदल के हम लोग यूरेसिल को रख देते हैं, इससे आरएनए की स्ट्रक्चर बन जाए। संरचना इसका हमने आपको बताया था, एकल कुंडली होता है, ऐसे करके एकल कुंडली होता है, जबकि डीएनए का डबल स्ट्रक्चर, लेकिन इसका एकल कुंडली होता है। इसका कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। अब हम लोग समझते हैं, प्रोटीन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि सभी जगह प्रोटीन की आवश्यकता। प्रोटीन एक जटिल प्रक्रिया, इसका निर्माण एक जटिल प्रक्रिया होता है। तो
हम लोग सकते कार्य प्रोटीन से। एक प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। 10 अमीनो एसिड शरीर में 10 अमीनो एसिड शरीर में रहते हैं। 10 अमीनो एसिड शरीर में रहते हैं, मतलब यह अनावश्यक है, यह शरीर में मौजूद होते हैं। 10 अमीनो एसिड आवश्यक है, इसे हम लोग को भोजन से लेना पड़ता है। हम लोग जब भोजन पचाते हैं तो उसके बाद 10 अमीनो एसिड को हम लोग भोजन से लेते हैं। वही 10 अमीनो एसिड को जो लेते हैं वो आरएनए ही करता है। आरएनए ही प्रोटीन को बनाता है और यह ढूंढता आरएनए का कार्य ही है प्रोटीन संश्लेषण का। यह कार्य करेगा कि प्रोटीन को कैसे बनाएंगे। 10 बता दिया, आरएनए प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। 10 अनावश्यक होते हैं, शरीर में मौजूद होते हैं, और 10 जो आवश्यक होते हैं वही है भोजन। वही आरएनए कार्य करता है, 10 आवश्यक को चुनता है और आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए 3 पर एम आरएनए पहला अक्षर ध्यान रखिएगा, छोटा होना चाहिए। एम आरएनए मैसेंजर आरएनए, ये पहचान करता है। जब हम लोग भोजन खा लिए, ठीक, हमको 10 तो है भैया, 10 हमको लाना है भोजन से, तो कौन करेगा? आरएनए में एम आरएनए मैसेंजर आरएनए ही पहचान करता है। वो देखता है भोजन में सब जा रहा है, सब प्रोटीन जा रहा है, सब को नहीं लेगा, आवश्यक को लेगा, सब प्रोटीन जा रहा है। ये उस पकड़ लेता है, ये वो पकड़ लेता है, और तुम्हारा कार्य है, तो उसको पकड़ लेता है। और ये खुद नहीं जाएगा आरएनए पर, फिर आएगा टी आरएनए को बुलाएगा, टी आरएनए जल्दी आओ, इसे ले जाओ, तो वो तेजी से आएगा और इसे ले जाएगा। मतलब एम आरएनए पहचान कर लिया भैया हमको बढ़िया प्रोटीन लेना है आवश्यक वाला, और टी आरएनए परिवहन करके ले जाएगा। टी आरएनए परिवहन करके कहाँ ले जाएगा? तो आरएनए के पास ले जाएगा, आरएनए को पास ले जाएगा, राइबोस आरएनए पास ले जाएगा और यह निर्माण कर देगा। राइबोस पता है आपको, राइबोस प्रोटीन का निर्माण करता है, यही आरएनए प्रोटीन का निर्माण कर ले। तो समझ गए, आरएनए सुगर राइबोस होता है, बेस में नाइट्रोजन, बेस में थाइमिन का स्थान यूरिक एसिड जोड़ दीजिए, हो गया। संरचना एकल कुंडली, कार्य प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिला होता है, 10 आवश्यक होता है शरीर में जो मौजूद होता है, और 10 अनावश्यक जो हमको भोजन से लेना पड़ता है। 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एम आरएनए मैसेंजर आरएनए, यह पहचान करेगा आवश्यक, टी आरएनए परिवहन करेगा, ले जाएगा और आरएनए के पास ले जाएगा और वह आरएनए निर्माण कर लेगा। तो अब हम लोग आशा करते हैं कि डीएनए और आरएनए को अच्छे से समझे होंगे। डीएनए से डीएनए मतलब एक डीएनए से दोबारा डीएनए बना लेना ही रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए तो दोबारा कैसे बनेगा, तो वो अपने से बना लेता है। एक डीएनए से दोबारा डीएनए कर लेगा, उस क्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए, डीएनए से अगर आरएनए बनाना है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनाना है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से डीएनए तो इसे ही रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया, डीएनए सबको आरएनए बनाना, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये कोविड-19 की जांच इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जाती है, आरटीपीसीआर। इसको हम एक अलग वीडियो में आपको हम डिटेल से बता देंगे, अभी हम इस पर फोकस करते हैं। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन कहलाता है। फिर अब आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, लेकिन प्रोटीन से आरएनए नहीं जाएगा, इसलिए हमें लौटने का प्रतीत नहीं दिया, क्योंकि आरएनए से प्रोटीन बन गया तो हो गया खत्म। आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, डीएनए से डीएनए बनाना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन। तो हेलो, जय हिंद। अब हम लोग आरटीपीसीआर को समझते हैं कि यह क्या है। डीएनए से आरएनए, हमने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो अब हम लोग समझते हैं कि कोविड-19 की जांच करें। कोविड एक घातक बीमारी है, एक घातक वायरस है, यह एक घातक वायरस है। कोविड का जो यह है स्ट्रक्चर यह ऐसा होता है, इसके बाहर सेक्ट्रिन प्रोटीन लगा होता है, इसके बाहर जो ये संरचनाएं निकली होती है, ये सेक्ट्रिन प्रोटीन निकली होती है। इसके अंदर
कोई इसके अंदर आरएनए होता है, इसकी जानकारी जो होती है आरएनए से होती है। अब आप ही बताइए, कोई भी वायरस है उसकी जानकारी तो सटीक जानकारी डीएनए में होती है, लेकिन ससुरा कोरोना में डीएनए होता ही नहीं होता है, इसकी जानकारी आरएनए में होती है। तो अब इसकी जांच कैसे करेंगे? तो इसी को आरएनए से डीएनए में लाते हैं, जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। उसे ही कोविड-19 आरएनए वायरस, आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पहले तो सबसे पहले आरएनए को डीएनए में लाएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आरटीपीसीआर का पूरा फुल फॉर्म क्या हुआ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पहले तो आरएनए डीएनए में लाएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब आप पूछिएगा कि आरटीपीसीआर में होता क्या है? तो आरटीपीसीआर में होता है कि देखिए, जैसे कि इसको आरएनए डीएनए लाए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब कोई वैज्ञानिक अब कोविड का शेप देगा, वो शेप ऐसा दिया कि भैया आरएनए कोविड का शेप ऐसा है, ऐसे करके ये ऐसे करके यहाँ पर स्ट्रक्चर, तो ऐसा उस शेप दिया, वो कोविड का ऐसा शेप दिया। अब कोई मरीज को लेगा, उसका बलगम, ठीक, बलगम को लिया और उसको जूम किया, और उसके डीएनए में अगर सेम टू सेम ऐसा ही शेप मिल गया तो उसका हो गया पॉजिटिव, मतलब उसको कोविड हो गया। और अगर ऐसा शेप उसके डीएनए में नहीं मिला, निगेटिव, तो नहीं देखे कोविड में बोलता है कि तुमको पॉजिटिव हो गया, मतलब उसके बलगम में कोविड-19 का शेप, कोविड का शेप मिल गया, तो वो पॉजिटिव हो गया, और जिसमें नहीं मिला वो निगेटिव हो गया। तो हमने कोविड-19 की जांच इनके लिए क्या करते हैं? आरएनए को डीएनए में लेते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। अब न्यू टेक्निक आई है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। अब समझते हैं यह क्या है। देखिए, जैसे ही आप कोरोना ग्रसित होंगे तो आपके खून में एंटीबॉडी है, जो वायरस से लड़ता है, वो तेजी से बनने लगता है और वो वायरस से लड़ने की कोशिश करता है। जैसे आप कोरोना ग्रसित होंगे तो एंटीबॉडी आपके खून में होता है, वह तेजी से बनने लगता है और वह कोरोना से लड़ने की कोशिश करता है। तो आप जाएंगे डॉक्टर पास, तो वह क्या करता है? वह आपकी खून की जांच लेता है। आरटीपीसीआर टेस्ट में आपकी बलगम, थूक की जांच लेता है, लेकिन रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में आपकी खून की जांच करता है और देखता है कि उसमें खून की जांच में ये किट में डाल देता है, यही किट में डाल देता है, और वह देखता है कि तेजी से इसमें एंटीबॉडी नहीं बन रहा है, तेजी से बनने लगता है, तो बोलता है कि आप कोरोना से ग्रसित है। लेकिन इसके देखिए कुछ तो फायदे हैं कि यह कम समय में ये बता देगा, 3-4 घंटे में, लेकिन इसके घाटे भी, डिजर्व भी है। पहला डिजर्व यह है कि जब एंटीबॉडी बनता है तो एंटीबॉडी तेजी से बनने में इसको 2-3 टाइम लग जाते हैं, तो आप 2-3 टाइम तक कोरोना से ग्रसित ही रहेंगे। इसमें भी वही है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट जल्दी होता है, लेकिन इसमें घाटा यह है कि रैपिड एंटीबॉडी बनने में तो वो 2-3 दिन लग जाता है, तेजी से बनने के लिए वो 2-3 दिन का समय ले लेता है। और दूसरा डिजर्व यह है कि जब आप कोरोना से मुक्त भी हो जाते हैं तो उसके बाद भी 2-3 दिन बाद भी एंटीबॉडी तेजी से बनने लगता है, तो इसके घाटे भी हैं और इसके फायदे भी हैं।